Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मेरी बहन रोजाना रात 12 बजते ही मेरे कमरे के दरवाजे पर आकर जोर जोर से खांसी करने लग जाती। यूँ फौरन मेरी बीवी गठरी उठाकर छत पर चली जाती और कहती, कपड़े धो लेती हूँ रात को ही, दिन को धूप बहुत तेज होती है, धोए नहीं जाते मुझसे। मुझे एक दिन बीवी पर शक हो गया कि भला रोजाना इतने मैले कपड़े आते कहाँ से। यूँ एक रोज़ मैंने बीवी को नींद की दवा पिलाकर सुला दिया और जब मेरी बहन ने जोर से खांसी की तो फौरन वो गठरी उठाकर मैं छत पर चला गया और जो ही गठरी खोली तो सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम नवीद है। मेरी एक बहन थी और मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन मेरे बाबा जाने से पहले मेरी दूर पार की कज़न से मेरा रिश्ता तय कर गए थे। यूँ तो वो मेरे निकाह में थी, लेकिन मैं रुखसती नहीं ले रहा था क्योंकि मेरे पास इतने वसाइल ही नहीं थे। मैं बहुत गरीब इंसान था, घर के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे थे। बाबा ही सब कुछ संभाल लिया करते थे। उनके जाने के बाद 2 साल गुजर गए थे, लेकिन अभी तक मुझसे चीज़ें संभाली नहीं जा रही थी क्योंकि मैंने कभी उन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। मैं तो अपनी मौज मस्ती में रहता था। अम्मी अब्बू अचानक इस दुनिया से चले गए। एक हादसा उनकी जान ले गया, तब जाकर मेरी आंखें खुली। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मेरी बीवी के भी वालिद साहब इस दुनिया से चले गए और वो भी अकेली हो गई। इसीलिए मुझे उसे अपने घर लाना पड़ा। लेकिन हमारी शादी धूमधाम से नहीं हुई। मेरा तो थोड़ा सा भी खर्चा नहीं हुआ। बस अपनी बीवी को जाकर एक दिन ले आया और उसकी माँ ने उसके सर पर हाथ रख कर कह दिया कि मैंने अपनी बेटी को रुखसत कर दिया है। मेरी बीवी का नाम शमीम था। वो बहुत ही खूबसूरत और प्यारी थी। बचपन से हम एक दूसरे को जानते थे और वो मुझसे मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा करती थी, लेकिन मेरी तरफ से मोहब्बत वाला कोई सिलसिला नहीं था। मगर मेरी बीवी की तो मुझसे मोहब्बत की शादी थी। मेरी बहन घर में अकेली होती थी। मेरी बहन का नाम सलमा था। शमीम के आ जाने से मुझे इस बात की भी तसल्ली थी कि चलो मेरी बहन भी अब अकेली नहीं रहेगी और घर में कोई बड़ा भी होगा। उन दोनों की आपस में काफ़ी दोस्ती थी। लेकिन अगले ही दिन घर में कुछ भी नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा था कि मेरी बीवी क्या सोचेगी। जब कोई दुल्हन घर आती है तो अगले दिन तो दावत होती है, किस्म किस्म के पकवान बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो खाने के लिए रोटी भी मुयस्सर नहीं थी। मेरी बीवी भी अपने साथ कुछ नहीं लाई थी। बस उसके कानों में 2 छोटी छोटी सोने की बालियाँ थीं जो उसकी माँ ने उसको दी थी। कहने लगी कि इनको बेच देते हैं। तो मैंने कहा, नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ यही है और मैं नहीं चाहता कि ये भी तुमसे छिन जाए। तुम इनको अपने पास ही रखो। मैंने एक दोस्त से उधार लिया और रात को हमने थोड़ी बहुत रोटी खाई। मैं पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं था और मेरे हाथ में कोई हुनर भी नहीं था। मैं तो मजदूरी करता था, पर वो भी मुझसे नहीं होती थी। मेरे बाबा ठीक कहते थे कि मुझे वक्त पर अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेनी चाहिए थी और कोई ना कोई हुनर तो सीख ही लेना चाहिए था। मेरे साथ 2 औरतों का साथ था जिनकी हिफाजत मुझे करना थी और उनके लिए चीज़ें बनाना मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फिर कुछ और दिन ऐसे ही गुजर गए। कभी काम मिलता था और कभी नहीं मिलता था। खाना होता तो खा लेते, नहीं होता तो सब्र शुक्र करके सो जाते थे। लेकिन उसके बाद कुछ बहुत अजीब हुआ। मैं अपनी बीवी के साथ कमरे में बैठा था जब सलमा ने खांसी की। मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो नकली खांस रही हो। फिर वो कमरे में आ गई और आकर खांसी करने लगी। मैंने कहा, क्या हो गया तुम्हें, क्या खा लिया तुमने? तो कहने लगी, नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही खांसी आ रही है। लेकिन जैसे ही उसने खांसना बंद किया, मेरी बीवी ने गंदे कपड़ों की गठरी उठाई और कहने लगी, हम छत पर जा रहे हैं कपड़े धोने के लिए। रात का वक्त था। मैंने कहा, इस टाइम कपड़े धोने की क्या ज़रूरत है, कौन सी जल्दी है, सुबह धो लेना कपड़े। तो मेरी बीवी ने कहा, सुबह में कपड़े नहीं धो जाते, सुबह बहुत धूप होती है। बात तो उसकी ठीक है, सुबह बहुत धूप होती थी और इस घर में सिर्फ 2 ही कमरे थे। कमरे के आगे कोई बरामदा भी नहीं था और शेड भी नहीं। खुला सा छोटा सा सहन था जहाँ धूप पड़ती थी और नलके के पास तो खड़ा ही नहीं हुआ जा सकता था। नलका भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था। इसीलिए मैंने उनको कहा, ठीक है काम कर लो। औरतों ने वैसे भी घर के काम ही करने होते हैं, इसलिए उनको बेहतर पता होता है कि कौन सा काम उन्होंने किस वक्त करना है। इसीलिए मैं उनके मामले में नहीं बोला। लेकिन उसके बाद अगले दिन भी यही हुआ। हम लोग साथ बैठे थे, सारे घर के काम हो चुके थे, सब ने खाना भी खा लिया था जब मेरी बहन कमरे में आई और आकर नकली खांसी करने लगी। मुझे साफ साफ नज़र आ रहा था कि वो नकली खांसी कर रही है। उसका गला ख़राब नहीं था। फिर सोचा कि शायद कल कुछ कपड़े रह गए हों, इसीलिए ये आज कपड़े धो रही हो। मुझे बिला वजह उन पर शक नहीं करना चाहिए था। बात थोड़ी अजीब सी थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं उन पर शक करता। मैं काम की तलाश में था कि कहीं कोई काम मिल जाए। तो दोस्त ने कहा था कि एक जनरल स्टोर है जहाँ पर तुम्हें काम मिल सकता है, वहाँ पर खड़े होकर सामान बेचना है और सामान को सेट करना है। मजदूरी से तो बेहतर है। 1 महीने के 15,000 देंगे। मेरे लिए महीने के 15,000 काफ़ी थे, क्योंकि कभी कभी तो हमारे घर खाने को भी कुछ नहीं होता था। इसीलिए अगर 15,000 मिल रहे थे तो ये बहुत ही अच्छी बात थी। मैं वहाँ पर गया, लेकिन उन्होंने मुझे काम पर नहीं रखा और आज मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं था। सुबह बीवी ने कहा था कि घर में कुछ पकाने को नहीं है, हम लोग घर पर खाना नहीं पका सकते थे।
کیونکہ اس میں بھی سبزیاں اور بہت کچھ لگتا تھا۔ ہم لوگ 50 روپے کا سالن لے کر 50 روپے کی روٹی لے کر 2 ٹائم کھا لیتے تھے۔ اسی طرح 100 روپے میں ہمارا گزارا ہو جاتا تھا۔ اگر باقاعدہ کھانا بناتے تو آرام سے 1500-1000 روپیہ لگ ہی جانا تھا۔ لیکن آج تو میرے پاس 100 روپیہ بھی نہیں تھے کہ گھر کھانا لے جاتا۔ پر جب گھر گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میری بیوی کھڑے ہو کر سالن پکا رہی تھی۔ ویسے تو وہ دال ہی پکا رہی تھی، لیکن اس گھر میں گیس کہاں سے آ گئی؟ اور پھر دال میں ڈالنے کے لیے تیل، نمک، سارا کچھ اس نے کہاں سے خریدا؟ میں نے کہا، یہ کیا کیا تم لوگوں نے؟ یہ سب کچھ کہاں سے لیا ہے؟ پہلے تو وہ دونوں گھبرا گئی۔ اس کے بعد میری بیوی نے کہا، میں نے اپنی بالیاں دے دی کیونکہ صبح آپ کا پرس دیکھا تھا، اس میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ آج کام ڈھونڈنے جا رہا ہوں، یعنی آپ کو مزدوری بھی نہیں مل رہی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا کیونکہ اس کے پاس سونے کی یہ ایک ہی چیز تھی، وہ بھی اس نے ہمارے لیے دے دی۔ میری بیوی نے مجھے کمرے میں آ کر تسلی دی اور کہا، چیزیں تو اسی لیے ہوتی ہیں کہ مشکل وقت میں کام آئے۔ ہمارا 1 ہفتہ اچھے سے گزارا ہو جائے گا، آپ فکر نہیں کریں، تب تک آپ کو بھی کوئی نہ کوئی کام ضرور مل جائے گا، اور جب آپ کا کام لگ جائے گا تو پھر آپ مجھے نئی سونے کی بالیاں بنوا دیجیے گا۔ میں نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا کہ صرف سونے کی بالیاں ہی نہیں، انگوٹھی اور کنگن بھی بنوا کر دوں گا۔ مجھے اپنی بیوی پر بڑا پیار آیا تھا کیونکہ اس نے میرا ساتھ دیا تھا۔ ہر ہفتے کے روز یہی ہوتا تھا، میری بہن میرے کمرے میں آتی اور کوئی نہ کوئی اشارہ کر کے میری بیوی کو اپنے ساتھ لے جاتی، اور بہانہ ان کے پاس یہی ہوتا تھا کہ ہم کپڑے دھونے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں تو یہ سوچ کر حیران تھا کہ ہم سب کے کپڑے ملا کر بھی اتنے کپڑے نہیں بنتے تھے جن کو روز روز دھویا جائے۔ ہم لوگ تو بار بار کپڑے بدلتے بھی نہیں تھے کیونکہ پھر ان کو دھونے کے لیے صرف لگتا تھا، اور ہماری زندگی میں بہت ہی سوچ سمجھ کر کام کیے جاتے تھے کیونکہ آج کل ہر چیز پیسوں سے ہی آتی ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ میں بھی اپنی بیوی اور بہن پر شک نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اتنا تو مجھے پتا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہی تھی مل کر ہی کر رہی تھی۔ ایک دن ایسا کچھ ہوا کہ میں شک کرنے پر مجبور ہو گیا۔ میں اپنے گھر کی الماری میں سے کوئی چیز تلاش کر رہا تھا۔ آج مجھے ایک چھوٹی سی ڈبیا ملی، میں نے یہ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر میں نے اس کو کھولا تو حیران رہ گیا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس کے اندر میری بیوی کی وہی سونے کی بالیاں تھیں جو اس کے بقول اس نے 1 ہفتہ پہلے ہی بیچ دی تھی، لیکن یہ تو ہمارے گھر میں پڑی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کہ یہ بیچ کر سارا سامان لیا ہے؟ اور اگر اس نے سونے کی بالیوں کو بیچا نہیں تھا تو پھر سامان کے پیسے اس کے پاس کہاں سے آئے تھے؟ میں اپنی بہن کو اسکول پڑھا نہیں سکتا تھا، اس کو کوئی کام کرنا نہیں آتا تھا، اور میری بیوی کا بھی یہی حال تھا، اس کے پاس بھی کوئی ڈگری نہیں تھی، ان دونوں کے پاس تو موبائل فون بھی نہیں تھا۔ میں خود ہی ان پڑھ تھا، تو پھر ان لوگوں کا کیا قصور تھا کہ انہوں نے پڑھائی نہیں کی؟ لیکن پھر یہ ایسا کیا کام کر رہی تھی کہ ان کے پاس اتنے پیسے آئے؟ جب میں نے دونوں کو سامنے بٹھا کر یہ بات پوچھی تو انہوں نے کہا کہ محلے سے ادھار لیا تھا۔ میں نے بہت غصہ کیا اور کہا، ادھار تو واپس بھی کرنا ہوتا ہے، ہم لوگ بھوکے سوتے ہیں، چاہے ہمیں کھانا ملتا ہے یا نہیں، لیکن میں کسی سے ادھار نہیں لیتا کہ میں نہیں چاہتا کہ کل کوئی ہمارا دروازہ پیٹے اور کہے کہ میرے پیسے دو، اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں تو پھر محلے میں ہمارا تماشا بن جائے گا۔ اور تم لوگوں نے ادھار لے کر یہ سب کچھ کیا؟ بتاؤ مجھے کتنا ادھار لیا تھا؟ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگی۔ میری بیوی نے کہا 2000 روپے، پر سامان تو 2000 سے زیادہ کا تھا کیونکہ جتنا سامان اس گھر میں آیا تھا وہ 2000 کا نہیں تھا۔ میں نے کچن میں جا کر سلنڈر کو اٹھایا تو وہ بھرا ہوا تھا، اور صرف سلنڈر ہی 2600 کا بھرتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ دونوں پھر مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی، لیکن اب کی بار میں نے ان کو کچھ نہیں کہا اور کہا، ٹھیک ہے، لیکن آئندہ اس طرح کا کوئی کام نہ کرنا، اب پیسے کہیں سے بھی آئے تو سب سے پہلے یہ ادھار واپس کریں گے۔ میرے دل میں شک کا بیج بیٹھ گیا تھا کیونکہ سلنڈر کے علاوہ راشن، چینی، پتی، تیل، دودھ سب کچھ لے کر آئی تھی، اور یہ کوئی 1950 کا زمانہ نہیں تھا کہ 2000 روپے میں ہفتے بھر کا راشن آ جاتا۔ کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ضرور تھی۔ اب میں بہت زیادہ محتاط رہنے لگا اور سوچنے لگا کہ روز روز نئے کپڑے کہاں سے آ جاتے ہیں جو یہ دونوں دھونے کے لیے بیٹھ جاتی ہیں۔ ایک دن تو میں نے اپنے گھر میں سرف کا پیکٹ دیکھا جو کم سے کم بھی 500 سے زیادہ کا آتا ہے۔ ہم لوگ 10 روپے والا پیکٹ لیتے تھے اور سب کے کپڑے دھل جاتے تھے، لیکن یہ اتنا مہنگا سرف کہاں سے آیا؟ میں اس بات پر بھی خاموش ہو گیا کیونکہ میں ان سے کوئی بھی بات پوچھتا تو وہ دونوں جھوٹ ہی بولتی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی تھی، ہر بات کا جواب دینے سے پہلے ایک دوسرے کی شکل دیکھتی تھی، جیسے باہمی مشورے کے بغیر کوئی بات نہیں کریں گی، کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ضرور تھی۔ اور اب میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ایک دن مجھے میری بیوی نے کہا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، مجھے چکر آ رہے ہیں، بہت کمزوری ہو رہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، پر اس کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر کی فیس کہاں سے آئے گی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، اللہ خیر کرے گا، جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی، تھوڑا آرام کر لو اور میرے ساتھ ہی بیٹھی رہو۔ میری بہن کمرے میں آ گئی اور پھر سے کھانسنے لگی، تو ایک دم سے یہ منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ میری بیوی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، میں ذرا کپڑے دھو لوں۔ مجھے پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ہے اور یہ لوگ آپس میں کوئی کھچڑی پکا کر بیٹھی ہیں، لیکن میں نے کہہ دیا کہ تمہاری طبیعت خراب ہے اور تم کپڑے دھونے کے لیے جا رہی ہو، آرام کر لو، کپڑے کل دھو جائیں گے، ہم نے کون سی شادی میں جانا ہے، اتنی بھی کون سی مجبوری ہے۔ تو میری بیوی کہنے لگی، اگر انسان بیمار بن کر بیٹھا رہے تو پھر وہ بیمار ہی ہو جاتا ہے،
मैं उठकर कोई काम कर लूँगी तो तवज्जो हट जाएगी, फिर मुझे तकलीफ नहीं होगी और पता ही नहीं चलेगा कि कब ठीक हो गई। बचपन में भी ऐसे ही करती थी मेरी अम्मी। जब बच्चा बीमार होता है या उसे बुखार होता है तो वो कहती थी कि बाहर जाकर खेल लो, और थोड़ी देर के बाद हम लोग ठीक हो जाते थे। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। मैं हैरान था कि अभी तो मेरी बीवी इतनी बीमार थी और अब ये बातें कर रही है। मेरी बहन कोई बात नहीं कर रही थी। मेरी बहन बिल्कुल खामोश थी। ये भी नहीं कह रही थी कि मैं कपड़े खुद धो लूँगी, आप रहने दें या आराम करें। वो इंतज़ार में खड़ी थी कि कब मेरी बीवी उसके साथ जाती। मेरी बीवी ने गठड़ी उठाई और वो दोनों छत पर चली गई। अब तो मेरा माथा खटक गया था। मुझे इस बात की तह तक जाना था कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है और मैंने प्लान बना लिया था। एक दिन मेरी बहन ने खांसी करने का सिग्नल दिया। ये सिग्नल ही था, वो यही किया करती थी। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं था, मुझे ये सारी बातें समझ आती थी। मैंने उससे पहले ही अपनी बीवी को नींद की दवा पिलाकर सुला दिया था, क्योंकि अगर वो होश में रहती तो मैं कभी भी नहीं देख पाता। छत पर वैसे ही अंधेरा होता है, ये बात हमें भी पता थी, क्योंकि हमारे घर की छत पर बल्ब भी नहीं था। मेरी बहन सिग्नल देकर चली गई और मेरी बीवी बेहोश थी। इसीलिए मैं सबसे पहले गठड़ी की तरफ बढ़ा। फिर मैंने कहा पहले खोल कर देखता हूँ, इसके बाद ऊपर चला जाऊँगा। जब खोल कर देखा तो हैरान है क्या, क्योंकि गठड़ी के अंदर तो मर्दों के कपड़े थे, गंदे कपड़े, और ये कपड़े मेरे नहीं थे। मेरी बीवी के पास मर्दों के इतने गंदे कपड़े क्यों थे, कहाँ से आए थे, किसने दिए थे, और वो इन कपड़ों को धोने के लिए छत पर क्यों ले जाया करती थी। और इस क्यों का जवाब एक ही शख्स के पास था जो मुझे सारी बात बता सकता था, और वो थी मेरी बहन। मैं जब छत पर चढ़ने लगा तो मेरी बहन ने कदमों की चाप सुन ली। कहने लगी भाभी क्या हो गया, इतनी देर कर दी आपने आज तो, काम भी इतना ज़्यादा है। मुझे कुछ आवाज़ें भी आ रही थी। जब मैं सामने गया तो वो मुझे देखकर घबरा गई। मैंने उसे देखा, उसने एक बड़े बर्तन में सर्फ डाल रखा था और बैठकर कपड़े धो रही थी। छत के ऊपर एक लाइट भी लगी हुई थी और कपड़े धोने का सब सामान भी पड़ा था। वो घबरा गई, कहने लगी भाई आप यहाँ पर कैसे, भाभी कहाँ है, मैंने तो भाभी को बुलाया था। उसकी समझ में कोई बात नहीं आ रही थी, उसके अल्फाज उसकी ज़बान का साथ नहीं दे रहे थे। मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि भाभी को मैंने बेहोश कर दिया है और मैं वो गठड़ी भी खोल कर देख चुका हूँ। उसके अंदर मर्दों के गंदे कपड़े हैं और तुम भी यहाँ बैठकर गंदे कपड़े धो रही हो। क्यों, किसके कपड़े हैं ये, क्यों धो रही हो तुम? मेरी बहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा आपके पास काम नहीं था, जब भाभी घर में आई तो हम उनको एक दिन भी ढंग का खाना नहीं खिला सके। वो क्या सोचती होंगी, क्योंकि उनके घर में इतने बुरे हालात तो नहीं थे। फिर भी भाभी ने कहा कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हमारे पास काफ़ी हुनर है, जैसे खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े साफ करना। ये हुनर औरतों के अंदर ही होते हैं। जब आप सुबह काम पर चले जाते हैं तो हम दोनों लोगों के घरों में काम करने चले जाते हैं। मैं खाना पकाती हूँ, भाभी बर्तन और सफाई वगैरह का काम करती हैं, और रात को हम मोहल्ले वालों के कपड़े धोते हैं। अगर मोहल्ले वाले ये कपड़े किसी क्लीनर से धुलवाएं तो वो उनसे बहुत ज़्यादा पैसे लेता है, लेकिन हम लोग कम पैसों में धो देते हैं। इसीलिए पूरी रात हम घर की छत पर कपड़े धोते हैं। फिर जब आप चले जाते हैं तो हम इनको इस्त्री करके लोगों के घरों में देने जाते हैं। इसी तरह हम लोगों ने वो पैसे बनाए थे जिनसे हम घर का सामान ले रहे थे। आपको शायद पता नहीं, पर हमने 2 माह का सामान जमा कर लिया है। अब हमारा अच्छे से गुजारा हो सकता है। मेरी भी आंखें भर आई और मैंने कहा तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। तुम लोग मेहनत कर रही थी, लोगों के घर काम कर रही थी, तुम लोग नौकरानियाँ नहीं हो, तुम लोग तो मेरा ख़ानदान हो। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम किसी के घर में नौकरों की तरह काम करो। मेरी बहन ने कहा इसीलिए तो हमने आपको ये बात नहीं बताई थी, क्योंकि हमें लगा था कि आपको ये बात पता नहीं चलेगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता काम ज़्यादा हो गया और फिर मजबूरन हमें रोज़ ये काम करना पड़ा, जबकि हमने सोचा था कि हफ्ते में 2 दिन ही काम करेंगे तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन फिर काम बढ़ गया और काम करना ज़रूरी था, क्योंकि लोगों से एडवांस ले लिया था हमने। मुझे पता था भाई कि आपको शक हो जाएगा। हम लोग इसी चीज़ से डरते थे। हमें माफ़ कर दे भाई, हमने आपसे झूठ बोला, आपसे राज रखा, आपको धोखा दिया, लेकिन हमारी नीयत बुरी नहीं थी। हम भी तो आपके साथ मिलकर काम कर सकती हैं ना। क्या हुआ कि हमारे पास डिग्री नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हमें ये काम तो करने आते हैं, और आजकल तो इन कामों के भी पैसे मिलते हैं। मैंने अपनी बहन के सर पर हाथ रखकर कहा मुझे माफ़ कर दो। फिर मैं अपनी बीवी के पास गया तो उसे भी होश आ चुका था। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। वो भी माफ़ी मांगने लगी, लेकिन मैंने उससे माफ़ी मांगी क्योंकि मैंने उस पर शक किया था। हम बहुत बुरे हालात में थे, लेकिन हम एक दूसरे के साथ खड़े थे। मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरी बहन और बीवी आपस में लड़ते नहीं हैं, बल्कि मिलकर कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद मैंने हाथ पैर मारे और किसी से उधार पकड़ा। हमने घर में कपड़े धोने का पूरा सिस्टम लगाया, मशीन ली, बड़े बड़े बर्तन लिए, कपड़ों को इस्त्री करने के लिए जगह बनाई। अब मैं, मेरी बीवी और बहन मिलकर ये काम किया करते थे और हमारे हालात अच्छे होने लगे। फिर उन्होंने इस काम को करने के लिए लोग रख लिए और हमारा नाम पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गया, क्योंकि जो काम लोग 150 रुपये में करते थे वो हम 100 रुपये में करते थे। इसीलिए हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते थे और हमारा फ़ायदा ज़्यादा हो जाता था। अल्लाह की करम से हमारे हालात अब बेहतर हो गए थे। हमने अपने घर को भी सेट कर लिया था। अल्लाह ने मुझे औलाद भी दी। इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मेरे अपनों ने मेरा साथ दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि बस खुद ही ले आएगा कमा कर,
بلکہ انہوں نے میری ہمت بڑھائی، میرے لیے آسانی کرنے کی کوشش کی۔ میری بیوی کہتی ہے کہ جب ایک عورت اپنے باپ کی غربت برداشت کر سکتی ہے تو پھر شوہر کی غربت برداشت کیوں نہیں کر سکتی؟ بیوی کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے ساتھ رہے، اچھی بیوی کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ہمت بنے، آپ کے روزگار میں ساتھ دینے کی کوشش کرے، اسے جو کچھ بھی آتا ہے اس کو استعمال کرے۔ اور میری بیوی نے بھی یہی کیا تھا۔ اب ہم اپنی بہن کی شادی کرنا چاہتے تھے کیونکہ اس کی عمر ہو گئی ہے اور اللہ کی کرم سے اس کا رشتہ بہت اچھی جگہ کریں گے، اسے بہت سارا جہیز دیں گے۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ یقین نہیں آتا کہ یہ وہ گھر ہے جہاں پہلے کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا اور اب ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ بھی انہیں کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بات پر میرا پورا یقین ہو گیا ہے۔ میری بیوی اور بہن نے اپنی مدد آپ کرنے کی کوشش کی اور آج ہمارے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے پیاری سی بیٹی بھی دی ہے اور اس کے نصیب سے مزید برکت آ رہی ہے۔ بیٹیاں تو بابا کی رحمت ہوتی ہیں، میری بہن بھی بیٹی جیسی تھی، اس نے میرا ساتھ دیا۔ میری بیوی جو کسی کی بیٹی ہے، اس نے بھی میرا بہت ساتھ دیا اور اللہ نے مجھے بھی